जय हिंद। हम लोग क्लास 10th के अंशाल को कर रहे थे साइंस सब्जेक्ट का। और 2 या 3 सेट हम लोग 2025 का कर चुके थे। आज हम एक ऑफलाइन एग्जाम में अपनी कोचिंग में कुछ बच्चों से मिले, जहाँ के बच्चों का ये सलाह था कि सर 2025 का तो लगभग हम लोग कुछ कर लिए हैं, कुछ स्कूलों में कोचिंगों में करवा दिया गया है, आप पीछे चलिए थोड़ा और 24-23 में चलिए। तो हमने आज उनकी बात भी हमें समझ में आई कि शुरुआत में जब भी बच्चे अंसाल करना शुरू करते हैं तो आगे से एकदम शुरू करते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट जो सभी अंसाल में दिया रहता है या फिर 2025 का वो किए होंगे। तो फिर अब हम 24 की ओर बढ़ रहे हैं और 24 का एक सेट है 824 IK, इसको आप देख लीजिएगा। और एडिटिंग के समय हम क्वेश्चन को इधर साइड में लगाते रहेंगे और इधर हल करते रहेंगे। देखिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण अगर अवतल है तो वस्तु कुल 6 जगहों पर रखकर उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो फिर उसका प्रतिबिंब F पर होगा। प्रतिबिंब F पर होगा, प्रतिबिंब इमेज, उसका इमेज F पर होगा। और इनफाइनाइट व सी के बीच है तो F व P के बीच कहीं इमेज मिलेगा, और C पर है तो इमेज भी C पर मिलेगा। और अगर C और F के बीच कहीं है तो फिर प्रतिबिंब चला जाएगा C व इनफाइनाइट के मध्य के बीच कहीं। और फिर अगर F पर है तो इनफाइनाइट पर, और F और P के बीच अगर कहीं है तो फिर प्रतिबिंब चला जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब ध्यान से देखिए, ये 5 जो स्थितियां हैं, इन 5 स्थितियों के लिए इमेज हमेशा वास्तविक होगा। इमेज हमेशा वास्तविक होगा इन 5 स्थितियों के लिए। इकलौता ये वो केस है जहां इमेज आभासी होगा, जहां पर इमेज आभासी होगा। तो फिर ये 6 स्थितियां थी, 6 हमने आपके सम्मुख रख दी। अब इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। सीधा, आभासी, छोटा। सीधा, आभासी, छोटा। देखिए आभासी तो होगा, अगर F और P के बीच में है तो आभासी तो होगा, लेकिन ये आभासी तो दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे अवतल दर्पण से अगर आभासी है तो बड़ा इमेज बनना चाहिए। इसी तरह से हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर उत्तल से आभासी है तो फिर छोटा बनेगा, और अगर समतल से आभासी है, समतल से आभासी है तो फिर समान बनेगा। ये पिछले एक वीडियो में हम लिंक उसको आप में इस वीडियो में लगा देंगे, पूरा आप देख सकते हैं। तो आभासी सीधा छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए। फिर दूसरे विकल्प पे आप देखिए, सीधा है, आभासी है, बड़ा है। बिल्कुल यही बी वाला विकल्प एकदम पूरी तरह से सही है। समझ में आया होगा पूरी तरह से। देखिए इधर 6 लिखा है और इसमें जो सही विकल्प है वो है आभासी, बड़ा होगा, और जो आभासी होता है वो सीधा ही होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने। दूसरा प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। देखिए लेंस अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष के लिए सदैव उत्तल लेंस यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस उपयुक्त किया जाता है। अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, तो फिर बाई फोकल लेंस यूज किया जाएगा। बाई फोकल लेंस यानी उसमें उत्तल व अवतल दोनों प्रकृति पाई जाएगी। उत्तल की प्रकृति भी होगी और अवतल की प्रकृति भी होगी। और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष, अगर किसी को आबिंदुकता हो गया है, नेत्र में आबिंदुकता हो गया है, आंख में ऐसी कोई कमी आ गई है, तो फिर बेलनाकार लेंस की सहायता से उसको ठीक किया जाएगा। बेलनाकार लेंस की सहायता से ठीक किया जाएगा। अगर किसी को मोतियाबिंद हुआ है, मोतियाबिंद नेत्र में हो जाने के उपरांत इसको लेंस की सहायता से किया ही नहीं जा सकता ठीक, केवल एक ही है शल्य चिकित्सा, यानी सर्जरी कराइए, शल्य चिकित्सा, ठीक है ना।
तो ये नेत्र संबंधी कुछ रोग थे जो 10th के साइंस में पढ़ाए जाते हैं। तो सबके लिए लेंस कौन सा लगेगा वो लिख दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में कहा है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष के लिए देखिए उत्तल लेंस लगेगा और विकल्प ढूंढिए कौन से पर है, तो बी वाला विकल्प इसमें भी सही है, बी वाला विकल्प सही है, तो बी पर टिक करेंगे, बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि दूर दृष्टि नहीं सॉरी एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के लेंस से, लेंस है कोई, लेंस का नाम तो नहीं दिख रहा है, लेंस है और 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु U की वैल्यू है माइनस में 0.2 मीटर यानी -20 सेंटीमीटर और आवर्धन 0.5 है, यानी यम की जो वैल्यू है वो 0.5 है। कहा है कि ये लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग यम का सूत्र लगा देते हैं। यम का सूत्र होता है V/U, तो फिर यम की वैल्यू 0.5 है, 0.5 मीन्स 1/2, 1/2 इक्वल टू V/U। पक्षांतर कर देंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू U/2। लेंस सूत्र यूज कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/v, v की जगह पर U/2, 1/u/2 और माइनस का 1/u, ये हो जाएगा 2/u माइनस 1/u, दैट इज 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/u, दैट इज f इज इक्वल टू u, और f की वैल्यू u के बराबर है तो u की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। एक बात देखिए, माइनस आया फोकस दूरी, फोकस दूरी के माइनस आने का सीधा सा अर्थ है कि लेंस तो अवतल ही होगा। लेंस कैसा होगा, अवतल। अब विकल्प में ढूंढिए, लेंस लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल, अवतल तो होगा लेकिन 1 मीटर फोकस दूरी नहीं होगी, ये गलत है। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, तो इसमें भी बी वाला विकल्प सही है। हमें लगता है कि 2024 के इस सेट में लगभग सही विकल्प बी वाले सही होंगे क्या। 3 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं और तीनों में बी वाला ही सही है। चलिए समझ में आया, एफ की वैल्यू -20, तो माइनस ये बता रहा है कि अवतल है और फिर यू के बराबर है तो यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, बी वाला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग, देखिए प्रिज्म को हम बना लेंगे, प्रिज्म बना लिए और कोई व्हाइट लाइट इधर से जब रेंडर्ड कराई जाएगी इस पे तो 7 रंगों में बाहर आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो का मतलब आसमानी, ब्लू का अर्थ नीला, ग्रीन का अर्थ हरा, येलो का अर्थ पीला, ऑरेंज का अर्थ नारंगी और रेड का अर्थ लाल। देखिए प्रश्न क्या है उसको देखते रहेंगे। सबसे अधिक विचलन अगर पूछ ले, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन अगर पूछ ले तो फिर ब्लू सही है, बैगनी सॉरी बैगनी सही है, वायलेट। अगर सबसे कम विचलन कह दे, सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन कह देगा तो फिर लाल सही है। अगर कह दे समीपस्थ रंग, अगर देखिए बैगनी के लिए और क्या क्या नाम, समीपस्थ रंग, समीपस्थ रंग कह देगा तब भी बैगनी सही है, और अगर दूरस्थ रंग कह देगा तब भी लाल सही है, ठीक है ना। अगर न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछ ले, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य तब भी बैगनी सही है। अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य कह दे तब भी बैगनी तब लाल सही है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य कह दे तो लाल सही है। अब इस विकल्प में चलते हैं।
जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुका मतलब अधिकतम विचलन। बैगनी सही है, बैगनी डी वाला विकल्प है भाई साहब, डी वाला विकल्प सही है। तो बी बी डी ये प्रश्न हो गया, देख लीजिए इसको ध्यान से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है R1 व R2 दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध, देखिए समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए, समांतर क्रम का सूत्र, समांतर क्रम का सूत्र है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 3 प्रतिरोध होता तो प्लस 1/r3, 4 प्रतिरोध होता प्लस 1/r4। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1/r की वैल्यू हो जाएगी, नीचे हो जाएगी r1 इंटू r2, r1 इंटू r2 और ऊपर हो जाएगा r1 प्लस r2। r इज इक्वल टू हो जाएगा r1 r2 और डिवाइड बाई r1 प्लस r2, ये हो गया। और अगर यही श्रेणी क्रम हो जाए, श्रेणी क्रम के लिए r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ये सूत्र हो गया। तो इसमें 2 प्रतिरोध थे तो r इज इक्वल टू r1 इंटू r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, और ये आपको दिख रहा होगा विकल्प संख्या C, विकल्प संख्या C। एक बात और इसमें जान लीजिए, अगर पूछा जाए कौन से क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है, किसमें जोड़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं, याद रखिएगा। आगे अगले प्रश्न में देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट सिर्फ 10 याद रखिए टंगस्टन का बना होता है। हमने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है कि टंगस्टन का ही क्यों बना हुआ होता है, उसको आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अनसॉल्व सीरीज, उसी में क्लास 10th का दूसरा जो अनसॉल्व हमने कराया हुआ है उसको देख लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। देखिए रूपांतरण के आपको 2-3 सवाल मिल सकते हैं। एक तो सेल हो जाएगा, एक हो सकता है वैद्युत मोटर आ जाए, एक हो सकता है वैद्युत जनित्र आ जाए। जनित्र माने जनरेटर। तो देखिए सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा में। मोटर में वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है, वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। और जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा में। तो ये 3 रूपांतरण के प्रश्न आ सकते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। अगर ऊर्जा रूपांतरण का प्रश्न इनको पूछना है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकता। सेल पूछा है तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। देख लीजिए आपको विकल्प संख्या ए सही मिल रहा होगा, यही विकल्प संख्या ए ही सही है। ये याद रखिएगा, मोटर में वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और जनित्र में यानी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आप याद है। अच्छा एक और चीज, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सिद्धांत जूल का तापन नियम जब पढ़ रहे थे आप लोग क्लास में, तो फिर उसी में वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमने पढ़ाया था। तो इस किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर मोटर का सिद्धांत पूछ ले तो सिद्धांत यह है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली रखी जाती है तो उसके ऊपर एक बलाघोड़ कार्य करता है और वो घूम जाती है। जनित्र का सिद्धांत पूछ ले तो सिंपल सा सिद्धांत है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण।
तो ये सिद्धांत भी इसमें याद रखिएगा। खैर, इस प्रश्न में ए वाला विकल्प सही है, वैद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये खंड आके सातों प्रश्न हम लोगों ने कर लिए जो बहुविकल्पीय वाले थे। अब फिर वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर चलेंगे, देखते रहिए तेजी से। वर्णनात्मक प्रश्न है उपभाग 1 फिजिक्स केवल कर रहे हैं, 21 नंबर पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, एफ की वैल्यू 10 है तो हम माइनस लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लिखी जाती है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, ओए होए होए होए, यू की वैल्यू अननोन है। फिर आगे कि इसका 5 गुना बड़ा, यम इज इक्वल टू 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है। बेसिक सी बात है, यही हम लिख देते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो यम का चिन्ह निगेटिव लिखा जाएगा। तो यम की वैल्यू -5। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ओके, यानी बी का मान भी बताइए। तो यम का सूत्र होता है -v/u। अभी बहुविकल्पीय में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हमने वहां पर रखा था m = +v/u। तो बेसिक सी बात, अगर लेंस है तो m = +v/u और दर्पण है तो m = -v/u, याद रखना। तो -v/u और m = दिया हुआ है -5। तो इसका मतलब ये हुआ कि -v/u = -5, माइनस से माइनस तुरंत शहीद हो गया और v की वैल्यू हो गई 5u। v की वैल्यू हो गई 5u। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि इसका 5 गुना बड़ा, ठीक है। तो अब इसके बाद दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से देखिए, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/b और +1/u। 1/f की वैल्यू, अभी f की वैल्यू रख देंगे और v की जगह पर जहां v है वहां रख दीजिए 5u और +1/u, ठीक है ना। तो 1/f = इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे जब तो 5u², तिरछा गुणा करके जोड़ दे रहे हैं, और u और +5u दैट इज 6u/5u²। एक u से एक u कट गया तो ये आया 1/f = 6/5u। u पूछा है हमसे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। u इक्वल टू, u उधर आएगा f उधर जाएगा, u = 6/5 × f। तो u = 6/5 और f की वैल्यू दे रखी है -10 है, -10 है, 2 बार में इससे मर जाएगा और 6 दूनी -12, माइनस लगा था, 6 दूनी -12 नहीं होगा, 6 दूनी 12, आगे माइनस लगा था, यानी दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पर वो वस्तु रखी जाए। आगे इसी प्रश्न में बी भी निकालना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो फिर यहां देखिए v = 5u, तो v = 5 × u की वैल्यू -12 आ चुकी है, तो v = आएगा -60। माइनस का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। v के पहले अगर माइनस का चिन्ह दिख जाए दर्पण में तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देख लीजिए एक बार, सरल प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, लेकिन हो गया, हो गया। तो हम नोट करेंगे, इसके बाद हम इसको मिटा देंगे और इसको मिटाने के बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। देखिए लेंस उत्तल है तो f पॉजिटिव होगा, +50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लिखी जाती है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v मान बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, u की वैल्यू
माइनस में 25 सेंटीमीटर रख लो मुन्ना। अच्छे के लंबवत ही रखते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी यम का मान भी पूछा गया है। बहुत सरल है। लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b और माइनस 1/u। v पूछल है ना, हाँ ठीक है, तो u इधर आएगा 1/f इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v और 1/v इक्वल टू, अब दोनों वैल्यू पता है, f की वैल्यू 50 और u की वैल्यू निगेटिव है, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़िए, 1/v इक्वल एलसीएम 50 हो गया, 50 एकन्ने 50 और 25 दूनी 50, बीच का चिन्ह माइनस है भाई साहब, तो 1/v इक्वल आ गया -1/50। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु की ओर ही बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल ये छठवीं स्थिति है, 50 सेंटीमीटर लेंस का फोकस दूरी है और रख रहे हैं 25 पे, यानी F और O के बीच में वस्तु रखा, तो आभासी बनेगा, तो निगेटिव चिन्ह का मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा। अब आवर्धन भी पूछा है, तो यम इज इक्वल टू सूत्र लगा दीजिए आप v/u। देखिए 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक बार ऑब्जेक्टिव में, एक बार भी पिछले क्वेश्चन में बताए कि दर्पण के लिए यम की वैल्यू प्लस v/u और लेंस के लिए दर्पण के लिए माइनस v/u और लेंस के लिए प्लस v/u। तो यम इक्वल टू v की वैल्यू माइनस में 50 और u की वैल्यू माइनस में 25, 2 बार में कट गया, और यम का मान धनात्मक आने का मतलब प्रतिबिंबाभासी है। तो ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। देख लेंगे इसको आप एक बार, हो गया, नोट कर लेंगे आप इसे, तो नोट कर तो लिए ही होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23 पर। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध हैं, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 5 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़े हैं भाई साहब, तो चित्र बना लो ना, और उसके बाद एक ठो बैटरी लगा दिए हैं, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिए इस पे भाई साहब, 30 वोल्ट, 30 की 30 ही होता है, हम लोगों को 30 गुरुजी पढ़ाते थे, गुरुजी अंग्रेजी वाले से करते करते बताते हैं, हमारे यहाँ तो सहज नंबर बताते हैं। 30 वोल्ट हो गया, और फिर कहा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा, धारा समान होगी, याद करो ये बात, धारा समान होगी श्रेणी क्रम में, विभवांतर अलग अलग होगा। अब समांतर क्रम में चले जाएंगे तो विभवांतर समान होगा, धारा अलग अलग होगी। चलिए भाई साहब, तो ये पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। कहा तो नहीं है, तो कहने से क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कहा नहीं रहता है। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, 2 3 5 और 5 10 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। तुल्य प्रतिरोध आ गया
तो अब निकाल लेंगे कि बैटरी से धारा कितनी मिली। तो परिपथ की धारा I इक्वल टू वी अपॉन आर। V का मान 30 है, R का मान 10 है, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। बैटरी से 3 एम्पियर निकलेगी, 3 एम्पियर की धारा चलेगी इसमें, तीन एम्पियर की धारा सभी प्रतिरोधों में जा रही है। तो यही बात यहीं लिख देंगे, चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः धारा का मान सभी प्रतिरोधों में 3 एम्पियर होगा। तब VR1 यानी R1 के सिरों पर विभव, V बराबर I इंटू R1, तो VR1 की वैल्यू हो गई, I का मान 3, R1 का मान है भाई साहब 2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। VR2 इज इक्वल टू I इंटू R2, I का मान 3, R2 का मान भी 3, तो आ गया 9 वोल्ट। और इसी तरह से VR3 इक्वल टू IR3, I का मान 3, R3 का मान 5, तो ये हो गया 15 वोल्ट हो गया। समझ में आया? तो समझ में आया तो नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न भी कर लेंगे भाई साहब हम लोग। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल है। 3 तार हैं, एक है जीवित तार, तार भी जीवित होने लगा भाई साहब, जीवित तार। दूसरा भू संपर्क तार, लो भूत भी आ गया, भू संपर्क तार। और तीसरा उदासीन तार। भूत देखने के बाद कोई भी आदमी उदास हो जाएगा, तो फिर उदासीन तार। देखिए, जीवित तार इंग्लिश में लाइव वायर, अंग्रेजी नाम लाइव हो गया। एक और नाम है विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार। तो थ्योरेटिकल प्रश्न है। इसके तारों की कार्यप्रणाली देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के लिए जब हम वायरिंग करते हैं तो 3 तरह के वायर यूज करते हैं। एक होता है लाइव वायर, रेड कलर का होता है। एक होता है न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर का होता है। और तीसरा होता है अर्थ वायर यानी भू संपर्क तार, ग्रीन कलर का होता है। अब तीनों के काम सुन लीजिए बारी बारी। लाइव वायर का मेन काम जो है वो है कि घरेलू विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए मुख्य तार फेज वायर का ही है। मुख्य वायर जो है, मुख्य वायर है फेज वायर यानी विद्युन्मय तार, लाइव वायर या जिंदा तार। तो धारा का संचरण इसी के जरिए होता है, पूरा धारा यहीं लेकर के आता है घरों तक। और इसके साथ जो उदासीन तार लगाया जाता है वो केवल इसलिए लगाया जाता है ताकि फिर परिपथ पूर्ण हो सके। जब परिपथ पूर्ण होगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होना संभव है। तो फिर घरेलू विद्युत परिपथ में, आंसर सुनिए, घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का एक तार लगाया जाता है या एक तार लगाया जाता है जिसका आवरण लाल रंग का होता है, जिसके अन्य नाम विद्युन्मय तार, लाइव वायर या फेज वायर हैं।
घरेलू विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह का तार मुख्य तार लाइव वायर ही होता है। दूसरा, भू संपर्क तार, ये ग्रीन कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और ये घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार का काम ये होता है कि जब परिपथ में कभी धारा का मान यकायक सडनली तीव्रता से बहुत अधिक हो जाए तो यह अतिरिक्त धारा को पृथ्वी की ओर ट्रांसफर कर देगा और घरेलू विद्युत परिपथ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका रंग ग्रीन होता है। उदासीन तार बता चुके कि घरेलू विद्युत परिपथ में परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक काले रंग का तार यूज किया जाता है, जिसको ब्लैक वायर भी कहते हैं, उदासीन तार भी कहते हैं। और इसका काम है केवल परिपथ को पूर्ण करना। आवरण का रंग पूछा है तो फिर आवरण का रंग ब्लैक होता है। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। चलिए आगे, 2-2 नंबर के लिए देखिए लिखने का तरीका क्या है। आपने हेडिंग बनाया लाइव वायर, लाइव वायर का आपने काम लिख दिया 1 नंबर, उसका रंग लिख दिया 1 नंबर, 2 नंबर का हो गया लाइव वायर, फिर 2 नंबर का हो गया भू संपर्क तार, और फिर 2 नंबर का हो गया आपका न्यूट्रल वायर यानी उदासीन तार। चलिए इसके अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, अथवा में एक प्रश्न दे रखा है। अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो पढ़िएगा ध्यान से, हम एडिटिंग में वीडियो भी लगा देंगे, फोटो लगा देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, भाई साहब इस पे तो कितना वीडियो दे दी आपको। इसका शार्ट ट्रिक भी है, इसका शार्ट ट्रिक भी है, शार्ट ट्रिक भी बता दिए हैं। फिलहाल यहाँ शॉर्टकट में बता देते हैं। अंगूठा फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, और ये बताएगा करंट के डायरेक्शन को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों एक दूसरे से अभिलंबोत हों, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्य उंगली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका हमने ट्रिक भी बताया हुआ है। अगर उस ट्रिक को पढ़ना है, वीडियो देखना है, तो आप इसी चैनल के शॉर्ट फीड में जाकर के देख सकते हैं, या ये जो लिखा हुआ है इसके इंस्टा पर जाकर के एक वीडियो देख लीजिए। बहुत बढ़िया हमने शॉर्टकट में बनाया था इसका ट्रिक। और फिर आगे लिखा है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को स्पष्ट कर दीजिए। ये हो गया। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या काम करता है? सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का पालन करते हैं, या दाएं हाथ की हथेली का नियम भी इसको कहा जाता है। यदि अंगूठा, लिख लीजिए रोक रोक करके आराम से, यदि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताए तथा उंगलियां उस ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उंगलियों के लिपटने की दिशा, उंगलियों के मुड़ने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में ये नियम प्रयुक्त होते हैं। तो ये सेट हमने कर लिया। अगला सेट 2024 का ही हम करेंगे, और उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा जो उत्साहवर्धन होता है, तो उससे हम आपको और भी अच्छे कंटेंट ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे आपकी भी हेल्प होगी और हम भी अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।